बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या रिजल्ट निकले? द बैटल ऑफ प्लासी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतना बड़ा नहीं था यह युद्ध, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक बदलाव होने जा रहा था इस युद्ध से, एक पॉलिटिकल चेंजमेंट होने जा रहा था, जिसने काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया। इट बिकेम फेमस, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, एज क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। पहली बड़ी जीत थी किसकी? कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इट पेव्ड द वे, इसने रास्ता रख दिया, रास्ता बना दिया फॉर ब्रिटिश, अंग्रेजों के लिए, कन्क्विस्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत की जीत का। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 सालों में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? इस जीत से पूरे भारत को जीत लिया। इट बूस्टेड द ब्रिटिश प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? सम्मान। इसने ब्रिटिश के सम्मान को बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था बंगाल एक ऐसा एरिया है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि मिनरल्स वाइज, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ बहुत प्लेंटी में है। द वेस्ट रिसोर्स ऑफ बंगाल वर नाउ एट द डिस्पोजल ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के हाथों में थे, ब्रिटिश अपने तरीके से उसे यूज कर सकते थे, जितना भी रिसोर्सेज था बंगाल का, विच वाज ए डेसिसिव फैक्टर इन दियर फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच इन द साउथ। साउथ में अंग्रेजों के फ्रेंच के खिलाफ ये बहुत बड़ी जीत थी उनकी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज थे बंगाल का एरिया का, वो सबसे ज्यादा समृद्ध थे, और इस पे जिसका अधिकार था, समझ लो वो ही व्यापार के अंदर अपने आप को बहुत ऊपर रख सकता था। मीर जाफर वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब ऑफ बंगाल, जैसे कि पहले ही कहा गया था, मीर जाफर को, राय दुर्लभ को, इन सबको, मानिक चंद है, इन सबको ये भरोसा दिलाया गया था कि मीर जाफर को क्या बनाया जाएगा? नवाब बनाया जाएगा। इन नवाब तो एक तरीके से नाम मात्र का था, बेसिकली एक तरीके से बन गया, एक पपेट बन के रह गया, कठपुतली बन के रह गया था। एज पर द एग्रीमेंट, जैसा कि एग्रीमेंट में था, मीर जाफर ग्रांटेड टू द कंपनी द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल। मीर जाफर ने क्या किया? कंपनी को अधिकार दे दिया टैक्स फ्री ट्रेड का, बंगाल में बिना कोई टैक्स के वो ट्रेडिंग करेंगे, बिहार में, उड़ीसा में। ये जो बंगाल का ही एरिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। द कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ द 24 परगनाज नियर कलकत्ता। दूसरी बात और सुनिएगा, अभी तक कंपनी जो थी रिवेन्यू नहीं कलेक्शन करती थी, लगान नहीं कलेक्शन करती थी, लेकिन अभी क्या हो गया? उनको 24 परगने क्या होते हैं पता है आपको? बहुत सारे गांव मिलाकर के परगने बनते हैं, ऐसे 24 परगने कलकत्ता के आसपास उनको जमींदारी के तौर पे मिल गए। अब वो वहां से क्या ले सकते थे? लगान ले सकते थे। पहली शुरुआत हो गई लगान वसूल करने की। अब से पहले तो टैक्स फ्री क्या कर रहे थे? वो ट्रेडिंग कर रहे थे। मीर जाफर ऑल्सो गेव 1,77,00,000 रुपीज टू द कंपनी। मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपए भी दिए, किसको? कंपनी को, एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता, कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अटैक किया था, उसके मुआवजे के रूप में 1,77,00,000 रुपए मीर जाफर ने दिए कंपनी को। एंड कंपनसेशन वाज आल्सो गिवन टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स ऑफ द सिटी। इसके अलावा सिटी के जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको भी कंपनसेशन दिया गया। इन एडिशन, इसके अलावा, ही आल्सो गिव सफिशिएंट अमाउंट टू द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एज गिफ्ट। इसके अलावा कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे बड़े बड़े, उनको भी उसने क्या दिए? गिफ्ट दिए। मतलब एक तरीके से ब्राइब कह सकते हैं आप, रिश्वतें दी। अब छोटी मोटी रिश्वत नहीं थी, बहुत मोटी रिश्वतें थी। उसका क्या बापदा देखा जा रहा था, लोगों का टैक्स था, टैक्स का पैसा था, गरीब लोगों का, वो लुटा रहे थे वो लोग। तो इस तरीके से अंग्रेजों के हाथ में अब क्या आ गई? दीवानदारी भी आ गई। दीवानदारी मीन्स राइट टू कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, ये भी उसके पास में आ गया। अब वो कलेक्शन करने लगे रिवेन्यू का। मीर जाफर फ्रस्ट्रेशन। अब क्या होता है? मीर जाफर ने सोचा था भाई तू राजा बनेगा, यहाँ पे नवाब बनेगा, अपनी नवाबगिरी चलाएगा, लेकिन ऐसा चलने नहीं दिया। एक तरीके से कठपुतली बन के रह गया। रोज रोज नए नए तरीके के जो उनके जो कंपनी के आर्ग्यूमेंट से वो फ्रस्ट्रेट हो गया। मीर जाफर कंस्पायरेसी प्रूव्ड डिसएस्ट्रियस फॉर द कंपनी।
मीर जाफर की जो धोखाधड़ी थी, इसने क्या किया, ये कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कंट्री के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक क्या हुई, साबित हुई। द कंपनी नाउ स्टार्टेड इंटरफेयरिंग ओपनली। अब कंपनी जो थी फ्री हो गई, क्योंकि कंपनी का बनाया हुआ ही क्या था, ये नवाब था, तो नवाब से डरते नहीं थे ये। अब ये ओपनली क्या करने लग गए, इंटरफेयर करने लग गए, दखलंदाजी करने लगे इन द अफेयर्स ऑफ बंगाल। बंगाल के जितने भी मुद्दे होते थे, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन का हो, चाहे वो आपका नवाबी का हो, सब में वो क्या करने लग गए, अपनी दखलंदाजी करने लग गए। मीर जाफर वाज रिड्यूस्ड टू ए मियर पपेट। मीर जाफर को केवल एक कठपुतली बना के रख दिया गया। एंड वाज नॉट हैप्पी, इस कारण से वो खुश भी नहीं था। ही ऑब्जेक्टेड टू द कंपनीज डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उसने ऑब्जेक्टेड, विरोध किया, टू द कंपनीज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मानी बेईमानी, और अनफेयर जो बेईमानी भरा जो काम कर रहे थे वो लोग, ट्रेडिंग कर रहे थे, उसका विरोध किया। कंपनी डिड नॉट लाइक दिस, और ये कंपनी को ये पसंद नहीं आया। इन अक्टूबर 1760, 1760 में मीर जाफर वाज डिपोज्ड, मीर जाफर को हटा दिया गया। एंड और हिज सन इन लॉ, और उसका जो साला जो था मीर कासिम वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब। मीर कासिम को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लासी का जो बैटल हुआ था, इसके कारण से जो जो आपकी गवर्नेंस जो थी उसके अंदर अंग्रेजों की पैठ हो गई। अब अपनी मर्जी से वो क्या कर रहे थे, राजा बना रहे थे, अपने तरीके से बना रहे थे, अपने फायदे का बना रहे थे। मीर कासिम कौन था, जो आपका मीर जाफर जो थे उनका सन इन लॉ था। 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया राजा। कहाँ का, बंगाल का। क्यों बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर जो था वो दखलंदाजी कर रहा था। मीर जाफर जो था उसने ऑब्जेक्टेड किया किसका, कंपनी के डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर ट्रेडिंग का, और कंपनी को ये पसंद नहीं आया। मीर जाफर रियलाइज्ड, मीर कासिम ने रियलाइज, ये महसूस किया। आगे पढ़ा रहा हूं। मीर कासिम ने महसूस किया था ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, स्थिति की जो भव्यता जो है, स्थिति की जो उस वक्त की जो पोजीशन सिचुएशन है उसको समझा। एंड और शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगायर। मुंगायर जो था उसने क्या किया, अपनी कैपिटल शिफ्ट। नॉट ओनली द जनरल्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बट सर्वेंट्स वर आल्सो वर नाउ मिसयूजिंग ट्रेड कंसेशंस टू बिल्ड अप देयर पर्सनल फॉर्च्यून। अब पहले तो कंपनी के ऑफिसर्स थे वही कर रहे थे ऐसा, लेकिन अब तो कंपनी के जो नौकर थे वो भी अपना ट्रेडिंग कर रहे थे अपने खुद का फायदा उठाने के लिए। मतलब वहां पे एक तरीके से खुला उनके लिए वो हो गया, मैदान हो गया। कोई ट्रेडिंग ड्यूटी नहीं देनी, कोई रोक नहीं सकता, अपनी मनमर्जी से सारा करते थे। द कंपनी ऑफिशियल्स यूज द dustaks or free passes for their private goods and also sold them to Indian merchants. दस्तक क्या होता है आपको बताऊं, ये नवाब के द्वारा रिटर्न फरमा, रिटर्न ऑर्डर जो होता है उसे दस्तक कहते हैं, या फ्री पास कह सकते हैं। कि बाहर से माल आ रहा है कहाँ पे, बंगाल के अंदर, उसकी ड्यूटी नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी, मीर कासिम के सिग्नेचर हो रहे हैं भाई, देख लो। तो ये क्या था, फ्री पासिस था जो था उनको मिले हुए थे, सब धोखेधड़ी से थे, और ये इंडियन मर्चेंट्स को वो महंगे बेचते। एज ए रिजल्ट नवाब रिवेन्यू डिमिनिस्ड, नवाब का जो रिवेन्यू था वो कम हो गया, खत्म होता चला गया। एंड द ओनेस्ट इंडियन मर्चेंट्स वर अफेक्टेड बैडली, और जो ईमानदार भारतीय जो व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। मीर कासिम इन एन एफर्ट टू पुट एन एंड टू दीज करप्ट प्रैक्टिस, मीर कासिम ने क्या किया, ये जो आपकी बेईमानी वाली जो काम थे इसको रोकने की कोशिश की, इसको बंद करने की कोशिश की। अबोलाइज्ड ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड, उसने क्या किया, अबोलाइज, हटा दी, ऑल ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड, सारे के सारे ट्रेड के ऊपर ड्यूटी हटा दी उसने। क्यों हटा दी, अंग्रेजों के ऊपर वो लगा नहीं सकता था। अब उसने सोचा कि जब अंग्रेजों से नील नहीं ले रहा हूं मैं, तो फिर इंडियन मर्चेंट से क्यों लूं, इसलिए उन्हें हटा दी। सो दैट, इसलिए कि ट्रेड कंडीशंस बिकम इक्वल फॉर बोथ द इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स, ताकि ब्रिटिश ट्रेडर्स हो या फिर आपका इंडियन ट्रेडर्स हो, सबके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी हो जाए, किसी को टैक्स नहीं देना। अंग्रेज तो वैसे टैक्स नहीं दे रहे थे, अब हालत खराब हो रही थी इससे किसकी,
इंडियन मर्चेंट्स की, क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। दैट इज द रीजन उसने क्या किया, मीर कासिम ने ओबलाइज कर दिया, जितनी भी इंटरनल बंगाल के अंदर जितनी भी ड्यूटीज लगती थी ट्रेडिंग पे हटा दी, ताकि ब्रिटिश और इंडियन दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज, बराबर की कंडीशंस, जो ट्रेडिंग कंडीशन जो है वो हो जाए। तो ये सिचुएशन थी आपकी बंगाल की।